इमेजिन कि आप दुनिया के एक कोने में पहुंच चुके हो, वहां पे आपको कोई इंसान नहीं दिखता और इतना साइलेंस है, इतना ज्यादा सन्नाटा है, इट फील्स हॉन्टिंग टू यू एंड देयर आर नो ट्रीज अराउंड। आप इधर उधर देखते हो, आपको सिर्फ आइस ही दिखती है और आप चार्ली की तरह सोचते हो शायद मैं टाइम ट्रैवल करके आ गया हूं या आ गई हूं, एम आई इन द आइस एज और समथिंग। फिर आप रियलाइज करते हो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये पीस ऑफ लैंड अनचेंज रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एंड देन आपके अंदर एक थॉट आती है, you have a conversation with me or you read this chapter and then you realize कि ये छोटा सा लैंड क्या हमें हमारे पूरे के पूरे ग्लोब के बारे में, हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में, कैन इट टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट। आपके अंदर ये ख्याल आता है। यू रियलाइज यू आर इन अंटार्कटिका, द कोल्डेस्ट, driest and the most isolated place in the world, and this is exactly what we are going to explore in the chapter titled Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi। इस चैप्टर में नॉट ओनली हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे, बट हम 650 मिलियन ईयर्स पुराने वर्ल्ड को भी एग्जामिन करेंगे और उस सब को माइंड में रखे वी विल एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट इज। Yes guys, this is a very important chapter and I don't mean just for the board exam. I mean that each and every one of us must take into consideration the arguments that are being presented in this chapter and the concerns that are being highlighted. At the end of the day, पूरे के पूरे यूनिवर्स में as much as we know, एक ही प्लैनेट है जहां पे ह्यूमन लाइफ और लाइफ इन जनरल सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो पंछियों की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, मच्छरों की हो, किसी की भी हो। डेवलपमेंट के चक्कर में, प्रोग्रेस के चक्कर में हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारी नेचर एक ही है, हमारी धरती एक ही है। आपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको चैप्टर का नाम याद है प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, जिसमें एक कोट था, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। दोनों एलिमेंट्स इस चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं इन अ वेरी फिलोसॉफिकल वे। So with that, what's up champions, welcome back to Grand Acad's क्लास 12 इंग्लिश स्पीच सीरीज। आज हम करने वाले हैं विस्टास का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी, जिसमें तिशानी दोशी आपको अंटार्कटिका लेके जाने वाली है। यस गाइस, अंटार्कटिका इज वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूनिक कॉन्टिनेंट है। थोड़ी सी मैंने क्लूज आपको ऑलरेडी दे दिए थे इंट्रोडक्शन में और थोड़े से आपको पता होंगे, लेकिन काफी चीजें आप इस लेक्चर में और इस चैप्टर के थ्रू लर्न करने वाले हो। स्पीड सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे इंटरनेट पे दिस इज द बेस्ट, क्विकेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीटिंग योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस। माय नेम इज ऋत्विक, रामजस कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है। पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूं ग्रैंड अकेडमी पर। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना और जैसे जैसे आपका वीडियो आगे बढ़ता रहे आप लेक्चर देखते रहो। कमेंट्स में जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लग रहा है या लगा। चलिए अब शुरू कर देते हैं। आप पूछोगे सर ये अंटार्कटिका कैसे पहुंच जाएंगे, अंटार्कटिका में लोग जा भी सकते हैं? अरे रुको समझ लेते हैं। The author's arrival in Antarctica after a long journey marks the beginning of her profound experience. Before I start explaining things to you in this chapter, my dear champions, I want you to know this is a very different chapter compared to the chapters you have read previously. This is like deep water, indigo. एक्चुअल चीजों के ऊपर, एक्चुअल इवेंट्स के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स सिमिलर टू डीप वाटर एंड इंडिगो। और इसमें आपको काफी वर्ड्स, चीजें, कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये बात याद में रखना, मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा आपको क्या रट्टा मारना है, क्या रिमेंबर करना है, क्योंकि इस चैप्टर के लिए इट्स मोर फैक्चुअल, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अंटार्कटिका में हमें पता चल जाता है तिशानी दोशी पहुंच चुकी हैं आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। तो वी नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो एक चैप्टर है इट ड्रॉज फ्रॉम तिशानी दोशीज पर्सनल एक्सपीरियंस इन अंटार्कटिका। वो खुद अंटार्कटिका गई थी। देख लेते हैं। द ऑथर तिशानी दोशी बिगिंस हर जर्नी अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकाल्स्की हेडिंग टू अंटार्कटिका। माय डियर चैंपियंस, प्लीज एकेडमिक शोकाल्स्की के रशियन स्पेलिंग ये याद रख लेना। एक के आता है इसमें, एकेडमिक में भी के आता है, शोकाल्स्की के स्पेलिंग याद रखना। व्हाट इज अ रिसर्च वेसल? इट्स लाइक अ शिप जो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के पर्पसेस के लिए डेवलप की जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू हार्ड टू रीच प्लेसेस यू ऑफ्टन हैव टू ट्रैवल बाय सी, या फिर यू माइट बी इंटेंडिंग टू स्टडी द सी इटसेल्फ, उसके लिए रिसर्च वेसल बनाई जाती है। इट इज नॉट
फॉर कमर्शियल यूसेज, इट इज प्योरली फॉर एकेडमिक और रिसर्च यूसेज, जिसका नाम था एकेडमिक शोकैल्स्की, जो कहां जा रही थी? अंटार्कटिका जा रही थी। उनकी ट्रिप शुरू होती है मद्रास में, सो इट स्टार्ट्स इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, मतलब 3 इकोस्फीयर्स को क्रॉस करके वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक तो मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी पड़ेगी। बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क मी, सर व्हाट डज दिस मीन? दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू शो यू हाउ लॉन्ग एंड हाउ टीडियस ऑफ अ जर्नी दिस इज। अगर कोई मद्रास से शुरू करके अंटार्कटिका जाना चाहता है तो वो 9 टाइम जोन्स क्रॉस करेगा। 9 टाइम जोन्स का क्या मतलब है? जब आप फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हो, कंट्री से कंट्री जा रहे हो, बिकॉज यू आर क्रॉसिंग मेनी कॉन्टिनेंट्स, एशिया से यूरोप से होते हुए जाओगे अंटार्कटिका, ऐसे ऐसे पहुंचोगे आप, तो यू आर एनकाउंटरिंग मेनी टाइम जोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया में इतने अलग टाइम जोन्स होंगे, हर एक देश का अपना टाइम जोन होता है। बेसिकली टाइम जोन का क्या मतलब, इफ यू आर नॉट फेमिलियर, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 6 बज रहे हैं 6 PM, एक कंट्री में 6 AM हो रहे होंगे, एक कंट्री में 6:45 AM हो रहे होंगे, 6:45 PM हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके टाइम जोन्स होते हैं। सो दिस इज बेसिकली शोइंग द जियोग्राफिकल जर्नी दैट तिशानी दोशी इज अंडरटेकिंग अबाउट द एकेडमिक शोकैल्स्की। 6 चेक पॉइंट्स, भाई ऐसा तो नहीं है लोग उठ के बोलते हैं हाँ भाई चल गाड़ी में चल अंटार्कटिका चलते हैं। कोई ये तो नहीं सोचता कि हम अपने हनीमून पर अंटार्कटिका चले जाएंगे, कोई ये तो नहीं सोचता अच्छा समर वेकेशन आ गए अंटार्कटिका चलते हैं। तो ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी मेनी चेक पॉइंट्स एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय सी, वैसे भी चेक पॉइंट्स होंगे, बिकॉज मोस्ट पीपल इफ दे आर नॉट ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड एंड दे आर इन्वॉल्वड इन लॉजिस्टिकल शिपिंग, वो एयर से जाते हैं, सी से नहीं जाते। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, ऑब्वियसली ये पूरी सी की जर्नी है, एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स। नॉट जस्ट दैट, ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं। ये एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। 100 घंटे की जर्नी थी और तिशानी दोशी मेंशन करती हैं कि उन्होंने रोड पे भी ट्रैवल किया थ्रू अ कार, एयर ट्रैवल भी किया एरोप्लेन में, और सी में भी ट्रैवल किया ऑब्वियसली रिसर्च वेसल में। सो यू कैन एक्चुअली सी उधर पहुंचने में ही कितनी डिफिकल्टी है, विच मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ वेरी सिग्निफिकेंट motivation for her to be going there, which we are going to explore now. After more than 100 hours of travel, her first emotion upon seeing एक vast मतलब बड़ा सा white landscape and uninterrupted blue horizon, मतलब जब वो ऊपर देखती हैं तो बहुत ब्लू स्काई दिखता है, हर जगह पानी पानी का जो ब्लू कलर आ रहा है वो हर जगह एमिट हो रहा है और एकदम खाली खाली लैंड है, is one of relief followed by a sense of wonder. आप बोलोगे सर why does she feel relief? First of all 100 hours of travel, relief ही होगा ना किसी को कि वो सेफली पहुंच गए, क्योंकि वो 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल हैं और वो ऐसी ऐसी जगहों में हैं, यू आर ट्राइंग टू रीच अ लोकेशन जहां पे मोस्ट लोग जाते का सोच भी नहीं सकते, तो ऑब्वियसली जर्नी में कठिनाइयां तो होंगी ही। सो शी इज फीलिंग रिलीफ कि वो पहुंच चुकी हैं एंड नाउ शी कैन रिलैक्स अ लिटिल आफ्टर 100 hours ऑफ ट्रैवलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट शी फील्स अ सेंस ऑफ वंडर, जब उनके इमोशंस काम हो जाते हैं, व्हेन शी इज श्योर दैट शी इज सेफ, वो अंटार्कटिका के वास्ट वाइट लैंडस्केप और अनइंटरप्टेड, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है उनके ब्लू होराइजन में, उसको देख के बहुत ज्यादा वंडर फील करती हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। हर जगह आपको सिविलाइजेशन के साइंस दिखेंगे, ऑफिसेस दिखेंगे, रात को नाइट लाइट्स दिखेंगी, आपको लोग चलते फिरते दिखेंगे, ट्रीज मिलेंगे, बहुत सारे पक्षी होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे। अंटार्कटिका में ये सब कुछ है ही नहीं, और अगर है तो बहुत ज्यादा अलग है। द वंडर स्टेम्स फ्रॉम द शियर इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कि वो इतना बड़ा है और आइसोलेटेड है, which means that not many people live there, but also from the profound realization that India and Antarctica were part of the same land mass. Land mass का क्या मतलब होता है, my dear champions? एक टाइम पे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, before the continental drift, all the 7 continents used to be part of one super continent जिसका नाम था गोंडवाना। तो इसी में इंडिया, अंटार्कटिका एंड every other continent there is, एक ही लैंड मास होता था। अब क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, बीच में वाटर बॉडीज बननी शुरू हो गई, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, लैंड स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे एंड फॉर्म्ड कॉन्टिनेंट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जियोग्राफी का लेसन तो हो गया, लेकिन अब आपको तिशानी दोशी खुद एनसीईआरटी में बता देती हैं। द ऑथर डेल्व्स इनटू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, व्हिच हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वी नो टुडे। ऑथर एक्सप्लेन करती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना existed, centered on present day Antarctica. At that time, the climate was much warmer and a huge variety of flora and fauna thrived with no humans on the scene. मतलब जिस टाइम पे गोंडवाना एग्जिस्ट करता था तब ह्यूमंस नहीं होते थे, लेकिन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती थी। फ्लोरा एंड फौना का क्या मतलब है, पौधे, फूल, एनिमल्स, बर्ड्स,
मस्कीटोज, ऐसी ऐसी फिश, तो ये सारी चीजें थ्राइव करती थी विद नो ह्यूमंस ऑन द सीन. प्लीज नोट द यूसेज ऑफ वर्ड्स हियर. एवरीथिंग थ्राइव्ड विद नो ह्यूमंस ऑन द सीन, मतलब कि दे वर एबल टू फ्लरिश विद नो ह्यूमंस ऑन द सीन. लेकिन जैसे ही हम देखते हैं जियोग्राफी और हिस्ट्री में ह्यूमन बीइंग्स अपनी सिविलाइजेशन को एक्सटेंड करने लग जाते हैं, यू सी deliberate cutting and destruction of flora and fauna. In a sense, जो हम धरती पे रह रहे हैं, जहां पे हमने लोकेलिटीज बना रखी हैं, हमने ऑफिसेस खड़े रखे हुए हैं, एक टाइम पे वहां पे हाथी घूमते थे, शेर घूमते थे, पता नहीं कौन कौन से पक्षी उसके ऊपर उड़ते थे. और अब आप ये सोच भी नहीं सकते, बिकॉज बिफोर ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड, इन अ सेंस एक पूरी सी ओपन लैंड मास ही होती थी ये धरती, जैसी अंटार्कटिका आज है. लेकिन उस टाइम पे, बिकॉज आज तो अंटार्कटिका बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट फ्रोजन इन प्लेस, उस टाइम पे पूरी दुनिया का क्लाइमेट छोड़ो, अंटार्कटिका ही क्लाइमेट वार्मर होता था और वहां पे भी फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा थी. तो इतने सालों के बाद अंटार्कटिका में इतने चेंजेस क्यों आ गए, वो भी एक चीज हमें याद रखनी है एज वी प्रोसीड विद द चैप्टर. क्लाइमेट चेंज, माय डियर चैंपियंस, यू नो दिस टाइम इन द करंट डे एंड एज वी टॉक अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली ग्लोबल वार्मिंग. जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का तापमान इज increasing, every place is getting warmer, climate is changing, where people used to experience snowfall doesn't come, our cities are hitting 50 degrees Celsius ka temperature in peak summers. So this is indicative of environmental harm. When human beings think that they need to prioritize their development above all else and forget that we are living in only one earth which can support us, these things start to become a big problem. That is actually what Leonardo DiCaprio in 2016, I think, when he won an Oscar for The Revenant, his speech was actually dedicated to this fact कि भाई climate change एक reality बन चुकी है, आप वो feel करते हो, एक बार उस पे focus तो दे दो. And as you know, lot of celebrities have actually emerged, lot of activists have emerged out of the need to acknowledge this problem, let alone solve it, just to acknowledge this problem. A very prime example being Greta Thunberg. I had to pronounce it the Swedish way, but yes, Greta Thunberg, hello. बाय द वे, डू यू नो कौन से स्वीडिश राइटर का चैप्टर आपको क्लास 12 इंग्लिश में मिलता है? वो चैप्टर का नाम कमेंट्स में जरूर लिखना, एंड वो चैप्टर के ऑथर का नाम भी जरूर लिखना. लेट्स टेस्ट योर नॉलेज. ओके, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना फ्लरिश बिफोर इट वाज फोर्स्ड टू स्प्लिट अपार्ट. मतलब वो एक पूरा लैंड मास था बिफोर इट वाज फोर्स्ड टू स्प्लिट अपार्ट. जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, सीज आने लगे और उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर डाला, क्रिएटिंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एज यू नो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, Antarctica, Australia. All right. Visiting Antarctica now allows one to grasp this history and understand where we came from and where we might be heading. यहां पे दिशानी दोषी हमें कहती हैं that if we go to Antarctica today in this day and age, it will allow us to grasp this history. कि एक टाइम पे अंटार्कटिका जैसी इतनी अलग चीज, because it's nothing like the rest of the world, ये भी एक हमारे सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट होती थी और यहां पे भी फ्लोरा एंड फौना होता था. उस टाइम पे अगर ह्यूमंस होते, शायद वो अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा लेवल्स में और नंबर्स में रह रहे होते, और आज देखो कितना अलग है वो. हाउ कैन दिस प्लेस, जो आज इतनी बदल चुकी है, हाउ कैन दिस प्लेस एक्चुअली बी समथिंग जो एक टाइम पे हमारी दुनिया की इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट थी, एंड अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम. अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो इन अ सेंस हम सब गोंडवाना से ही आ रहे हैं, एंड वेयर वी माइट बी हेडिंग, फ्यूचर में हम कहां जा रहे हैं. सो हियर तिशानी दोषी इज एग्जामिनिंग द पास्ट, ऑल्सो extrapolating her learnings to the future, because for her, अगर हम देखें how rapidly Antarctica has changed and the things that are going on in Antarctica right now, what does it tell us about the world? Where is the world headed? और अगर हम वही चीजें करते रहे जो हम आज कर रहे हैं, आगे ह्यूमन रेस का और इस धरती का क्या होने वाला है. ऑथर नोट करती हैं the things like buckling of the earth's crust to form the Himalayas and the opening of the Drake Passage to keep Antarctica frigid are mind-boggling when one considers the millions of years of history involved. इसका क्या मतलब है my dear champions? आप सोचोगे हम जियोग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? कोई नहीं, थोड़ी बातें समझ लेते हैं. First of all, let's understand buckling of the Earth's crust. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? अर्थ की जो सरफेस प्लेट्स थी, उनके ऊपर एक कोलिजन हुई और वो ऊपर फोल्ड हो गई, जिसकी वजह से हिमालयास फॉर्म हो गए हमारी दुनिया में. Basically, land crumple हुआ and it folded up, and that is why it created these large mountains which we now know today as the Himalayas.
ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज का क्या मतलब है? बेसिकली जब गोंडवाना होता था तो सारे कॉन्टिनेंट्स एक होते थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद ड्रेक पैसेज बन जाता है। ड्रेक पैसेज क्या होता है? द पैसेज दैट सेपरेट्स साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है तो ये जो गैप होता है बीच में, ड्रेक पैसेज बन जाता है। सो जब ये इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जब ड्रेक पैसेज खुलता है, तो कोल्ड करंट्स अंटार्कटिका के लैंड के अंदर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। दे सर्कुलेट अराउंड, और फिर अंटार्कटिका का क्लाइमेट उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेज में बदल जाता है, दैट इट आइसोलेट्स अंटार्कटिका फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अंटार्कटिका बिकम्स कोल्ड, frozen and isolated without any signs of a flourishing civilization. And अगर मैं आपको थोड़ी जियोग्राफिकल नॉलेज दूं, ड्रेक पैसेज की वजह से एक चीज बनी जो मैं आपको कह रहा था, ऐसे ऐसे स्पिन करती गई, इट इज कॉल्ड द अंटार्कटिक सर्क्यूम्पोलर करंट। ये जो करंट होता है, ये अंटार्कटिका में क्लॉकवाइज हमेशा घूमता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ इट कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग, इट बिकम्स अ कोल्ड वाटर बैरियर विच डज नॉट अलाउ वार्मर वाटर टू क्रॉस इनटू अंटार्कटिका। एंड इसकी वजह से अंटार्कटिका फ्रोजन रहता है, या फिर अगर हम एनसीईआरटी की भाषा यूज करें तो फ्रिजिड रहता है। तिशानी दोशी जी को ये माइंड बॉगलिंग लगता है व्हेन वन कंसीडर्स द मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्ड। आज जब हम ड्रेक पैसेज को देखते हैं, व्हाट इफ यू आर लुकिंग एट ड्रेक पैसेज व्हाइल यू आर लिसनिंग टू ड्रेक का वर्स व्हाइल वॉचिंग ड्रेक पैसेज, एनीवे दैट्स, प्लीज फॉरगिव माय जोक्स, ओके, ठीक है। तो वो कहती है जब हम ड्रेक पैसेज को आज देखते हैं, हिमालयाज को देखते हैं, ठीक है, यू नो वी हैव ग्रोन अप रीडिंग अबाउट द हिमालयाज, तो वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, अच्छा दुनिया तो हमेशा ऐसी ही होगी, दिस इज हाउ द अर्थ हैज ऑलवेज बीन। बट नहीं, इतने 650 मिलियन ईयर्स पहले सब कुछ अलग था, और इन ऑर्डर फॉर द ड्रेक पैसेज टू बी फॉर्म्ड और द हिमालयाज टू बी फॉर्म्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री उसके पीछे है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के चेंजेस इन्वॉल्व हुए हैं इन क्रिएटिंग द ड्रेक पैसेज एंड द हिमालयाज। ये माइंड बॉगलिंग सबके लिए होगा। 650 मिलियन ईयर्स, कैन एनीवन इवन कॉम्प्रिहेंड हाउ लॉन्ग ऑफ अ टाइम दैट इज? फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, इट इज ओनली अबाउट 12,000 ईयर्स ओल्ड, और ह्यूमन बींग्स के फर्स्ट साइंस आपको सिर्फ 3 लाख साल पहले ही मिले थे, 300,000 ईयर्स अगो, और यहां पे 650 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है। 650 मिलियन मींस 65 करोड़, और अगर हम अर्थ की बात करें, इट इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। या ओके, A world devoid of human markers is Antarctica। मतलब कोई भी साइंस आपको नहीं मिलेंगे ह्यूमंस के अंटार्कटिका में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? The author describes the surreal, मतलब एक ऐसा, मतलब आप सोचोगे कि ये रियल है कि भी नहीं है, एंड हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आपको लगेगा यार क्या दुनिया के बारे में मैं सोच रहा था, हैव आई बीन टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ऑफ बीइंग इन अंटार्कटिका, अ प्लेस विदाउट ह्यूमन प्रेजेंस। For the author, a sun-worshipping South Indian being in a place with 90% of the Earth's ice is a chilling prospect for both her physical body and her imagination। वो कहती हैं कि वो Southern Indian है, वो South India से आती हैं, and she thereby worships the sun। Basically अगर हम इंडिया एज अ होल देखें, you know, यहाँ पे सन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। कई देशों में बहुत कम सनलाइट आती है, दे आर वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, एंड आप देखोगे कि जो वेदर होता है ह्यूमन बीइंग्स के मूड्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपको पता है वी आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर इन इंडिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधा उससे पास कर रहा होता है हमारे लैंड मास से, सो वी रिसीव अ लॉट ऑफ सन, एंड इंडिया एज अ वेरी वार्म कंट्री ड्यू टू हैविंग अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ऐसे बैकग्राउंड से, और जैसे भी वो रिलीजियसली भी अगर सन को वर्शिप कर रही हैं, ऐसे कल्चर से आके जब वो ऐसी जगह में पहुंच जाती हैं जहां का क्लाइमेट आपको पता ही है, एंड अगर दुनिया में 100 आइस क्यूब्स हैं फॉर एग्जाम्पल, देन 90 आइस क्यूब्स आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे। सोचो दुनिया में कितने फ्रोजन लेक्स हैं, कितनी आइस है, दुनिया में पूरी मिला दो 10% है, 90% ऑफ ऑल द आइस ऑन अर्थ is in Antarctica। It is a chilling prospect। यहां पे नैरेटिव टेक्निक यूज हो रही है, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, जिसका नाम होता है पन। पन का क्या मतलब होता है? पन इज बेसिकली अ प्ले ऑन वर्ड्स। चिलिंग आइस से रिलेटेड वर्ड है। जब विंटर हो रही होती है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, यू थिंक इट्स चिलिंग, राइट? जब पेप्सी ठंडी होती है तो आप बोलते हो वाह क्या चिल्ड सर्व की गई है। सो इट्स अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर बोथ हर फिजिकल बॉडी एंड हर इमेजिनेशन। एक एस्पेक्ट ये है, लेकिन यहां पे अगर हम एक्चुअल यूसेज ऑफ चिलिंग वर्ड देखें, इट sends her shivers, उनको goosebumps आ जाते हैं, because she realizes the magnitude of what this is। 90% पूरे दुनिया की आइस एक कॉन्टिनेंट में है जहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, कोई भी नॉर्मल सिविलाइजेशन उधर नहीं है। अगर कोई वहां पे स्टेशनड है तो वो वहां लिटरली स्टेशनड है रिसर्च या किसी और चीज की वजह से, ठीक है। शी कंपेयर्स द लैंडस्केप टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल का क्या मतलब होता है? टेबल टेनिस को हम पिंग पोंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा वो छोटी सी आपकी येलो कलर की बॉल होती है, ठीक है। अब इमेजिन वो एक जायंट पिंग पोंग बॉल है। पिंग पोंग बॉल में कोई मार्कर्स होते हैं?
नहीं होते। पिंग पोंग बॉल में आपको सिर्फ पिंग पोंग बॉल ही दिखती है, अनलाइक अ टेनिस बॉल जहां पे आपको व्हाइट क्रीज दिख जाएगी, थोड़ा टेक्सचर दिख जाएगा उसमें। क्रिकेट बॉल में आपको दिख जाएगा मल्टीपल कलर्स एंड टेक्सचर। टेबल टेनिस की बॉल बड़ी नॉर्मल सी होती है, एक ही मटेरियल से बनी होती है, मोस्ट केसेस में ऑरेंज या व्हाइट होती है। सो शी कंपेयर्स इट टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। ये सिर्फ एक जायंट लैंड मास ही है, यहां पे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। ह्यूमन मार्कर्स का मतलब सिविलाइजेशन के मार्कर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक देश में जाते हो, हाउ वुड यू नो वहां पे ह्यूमन बींग्स हैं? लेट्स से आपको कोई ह्यूमन बींग्स नहीं दिख रहे, बट आप वहां पे ऑफिसेस देखते हो एमएनसीज के, आप वहां पे कैफेज देखते हो, आप वहां पे स्ट्रीट हॉकर्स को देखते हो। यार इनके कस्टमर्स, इनके एम्प्लॉइज, इनके बॉसेस इंसान ही तो होंगे, लेकिन यहां पे कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन के ट्रेड्स या मार्कर्स है ही नहीं। पेड़ नहीं है, सिर्फ आइस है। बिलबोर्ड्स मतलब एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं वो नहीं है, जो कॉमर्स की साइन दिखाएंगे, या फिर बिल्डिंग्स जहां पे लोग रह सकते हैं, यहां पे कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा आप टाइम ट्रैवल करके कहीं और आ गए हो। या फिर बिल्डिंग्स जो दिखाएंगी हमें कि लोग यहां पे रहते हैं, दे रिजाइड देयर, देयर आर नो सच मार्कर्स। आपको लगेगा आप किसी नई दुनिया में आ गए हो जहां पे ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। दिस लैक ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस मेक्स यू लूज ऑल सेंस ऑफ अर्थली perspective and time. Basically, when we are living our day-to-day life, a lot of our perspective and experiences and our conception of time comes from other people. For example, how would you know that 3 hours have gone by when you went to watch a movie with your friends and that movie is 3 hours long? After that is done, okay, 3 घंटे बीत गए, हमें पता चल गया. We spent time together, didn't we? We had a great time while watching the movie. You will use sentences like this. Apart from that, because there are other people in the world, आपको schedules match करने होंगे, so you will constantly map out your calendars and be like, अच्छा हम इस समय इस टाइम पे इस जगह में मिल सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई। देन पर्सपेक्टिव, अर्थली पर्सपेक्टिव। व्हेनेवर वी आर गोइंग अबाउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, लेट्स से you're in a public place, you're in a park, your actions are very 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 significantly influenced by other people. For example, let's say आप नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो पार्क में और वहां पे एक बंदा इधर खड़ा हुआ है और एक बंदा इधर खड़ा हुआ है और उसने कैमरा निकाला हुआ है और वो बंदा पोज मार रहा है, तो आप आगे नहीं जाओगे इन मोस्ट केसेस। आपको लगेगा ठीक है फोटो ले लेंगे, उसके बाद में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। लेकिन कई लोग चले भी जाएंगे, वो अलग बात है, पर आपके अंदर वो थॉट आएगा। लेकिन जब आप ऐसी जगह में जाओगे तो जो आपका अर्थली पर्सपेक्टिव है, विच यू गो अबाउट एंड डेवलप डे टू डे बेसिस पे, और जो आपका टाइम का पर्सपेक्टिव है, इट बिकम्स वेरी डिस्टॉर्टेड। द स्केल ऑफ लाइफ इन अंटार्कटिका, मतलब लाइफ है उधर, लेकिन जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। रेंजेस फ्रॉम मिजेस एंड माइट्स। बेसिकली माइट्स क्या होते हैं? डस्ट माइट्स, अगर आपको पता है, दे आर बेसिकली छोटे छोटे कीड़े जो आपको दिखते भी नहीं, आपको फील भी नहीं होते। अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे ये क्यों पता है, आई हैव डस्ट माइट एलर्जीज माय फ्रेंड, ठीक है। टू ब्लू वेल्स, ब्लू वेल्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स इन द सी, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। आइसबर्ग्स क्या होते हैं? बड़े बड़े आइस के पीसेस जो फ्रेश वाटर से ब्रेक हो जाते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड आई थिंक इज हेल्ड बाय एन आइसबर्ग जो मुंबई से 6 गुना बड़ा है। इफ यू वांट टू रीड मोर, यू कैन एक्चुअली रीड अबाउट दिस आइसबर्ग कॉल्ड A23A. इट इज ह्यूज। The continuous 24-hour austral summer light and the ubiquitous का क्या मतलब होता है? Common, ever-present silence of the continent force a person to place themselves in the context of the Earth's geological history. वो यहाँ पे तिशानी दोषी जी हमें कहती हैं कि अंटार्कटिका के बारे में 2 चीजें बहुत ज्यादा मूविंग हैं, इतनी मूविंग हैं कि आप वहां पे बैठ के सोच ही नहीं सकते अबाउट द प्रेजेंट। आप हमेशा हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहोगे, बिकॉज प्रेजेंट में आपको उसके ओरिजिन्स और उसकी एक्सट्रैपोलेशन दिख रही हैं। एक बात है, वहां पे यूबिक्विटस साइलेंस है, उधर ह्यूमन बींग्स नहीं है, फ्लोरा फाना बहुत कम है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा सा रहता है भाई, लगता ही नहीं कि कोई साइन है। मतलब आप एक कदम लोगे ना, वो भी फील होगा आपको। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं ना, यू कैन हियर अ पिन ड्रॉप, यहां पे आपको मिलेगा। टीचर्स का फेवरेट फ्रेज, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये भी वैसे एक मतलब फनी फ्रेज होता है, बिकॉज अगर पिन ड्रॉप हो रही है तो साइलेंस इंटरप्ट हो गया है ना। ऑस्ट्रल समर का क्या मतलब होता है माय डियर चैंपियंस? ऑस्ट्रल समर का मतलब होता है, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी समर हो रही होती है तो उनके विंटरी मंथ्स चल रहे होते हैं, जब हमारी विंटर हो रही होती है तो उनके समरी मंथ्स चल रहे होते हैं। सो इसका मतलब होता है ऑस्ट्रल समर। ऑस्ट्रल का एक्चुअली मतलब ही सदर्न होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं उनका जो वेदर होता है वो इन मंथ्स में ऐसे इंटरचेंज हो जाता है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे नदर्न लाइट्स बहुत वायरल हो रही हैं, टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है यूरोप में बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द नदर्न लाइट्स। सिमिलर लाइट्स होती हैं ये ऑस्ट्रल समर लाइट्स, लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक चीज है, ये 24 घंटे आपको दिखेंगी, रात नहीं होगी उधर इन द सेंस। बट व्हाई इज दिस बीइंग शोन कि ब्यूटी है उधर? नॉट जस्ट दैट माय डियर चैंपियंस, 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट्स में समर लाइट का एक और मतलब है। 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट में ये भी समझ लो कि इसमें सनलाइट भी आती है।
अक्टूबर से लेके फरवरी तक 24 घंटे ऑफ द डे आपको सनलाइट दिखने वाली है। रात को आप सो ही नहीं पाओगे, आपको कर्टन्स लगाने पड़ेंगे, स्लीप मास्क लगाने पड़ेंगे। आप सोचोगे ऐसी जगह कैसे सिविलाइजेशन बन सकती है। एंड मार्च टू सितंबर, ठीक है, मार्च टू सितंबर 24 आवर्स डार्कनेस रहती है। और इस सब को मिला के यूबिक्विटस साइलेंस, कॉमन साइलेंस, उनको हर जगह दिखता है, वो फोर्स करेगा एक इंसान को टू प्लेस देमसेल्व्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री कि यार हम दुनिया में रह कैसे रहे हैं। हम तो अज्यूम करते हैं, यू नो, मेनी पीपल अज्यूम अंटिल दे स्टार्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड दे स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड एंड इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड, मेनी पीपल थिंक कि जो उनके कल्चर में सही है वो दूसरे कल्चरों में भी सही है। कई जगहों में आप अगर हेलो कर रहे हो तो वो भी रूड माना जाता है। So unless and until you actually go to these places which force you to confront your normal, you will never learn what normal is for other people. लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह में पीपल की बात नहीं होती। This is all pure geography. जब आप उधर जाते हो और आप देखते हो कि धरती में कितने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कैसी कैसी चेंजेस हो गई हैं, you realize what you take for granted. Simply being जहां पे इंसान एग्जिस्ट कर सकता है वो ही बहुत बड़ी प्रिविलेज बन जाती है। The author ominously notes for humans the prognosis is not good. ऑथर टिसानी दोषी चिलिंगली नोट करती हैं, ऑमिनसली नोट करती हैं कि कुछ बुरा नोट कर रही हैं वो यहां पे कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस चीज का प्रोग्नोसिस क्या होता है, मेडिकल टर्म होता है डिजीज की प्रोग्रेशन। तो ये एक डिजीज ही मान रही हैं क्लाइमेट चेंज को, वेदर चेंज को। द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। 12,000 साल में ही हमने धरती को इतना बदल डाला है, हमने स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर डाला, हमने बहुत सारी जगहों में जहां पे ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करने के नेचुरल लैंड नहीं था उधर लैंड बना डाला। अर्थ के रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज नहीं करा, रेकलेसली यूज करा है। और वो नोट करती हैं कि हमने नेचर की डोमिनेशन के चक्कर में, इन ऑर्डर फॉर अस टू डोमिनेट नेचर, हमने उसका रकस बना डाला है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो हमने ही कॉज करे हैं बाय द वे, वो एक डिजीज बन के रख चुका है। लेकिन ये डिजीज पूरी धरती को इंपैक्ट कर रहा है तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कर रहा है। तो इस डिजीज का आगे जाना, प्रोग्नोसिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि धरती वीक होती रहेगी, पोल्यूटेड होती रहेगी, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, लोग पानी कैसे लेंगे, अच्छा खाना कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे लोग ढंग से। तो वो यहां पे फियर कर रही हैं कि भाई एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड ऑल दीज थिंग्स टू स्टे अलाइव एंड टू फर्दर आवर स्पीशीज। तो अगर हम उन्हीं चीजों को अटैक करते रहेंगे तो ये ह्यूमन रेस सर्वाइव कैसे करेगी, इज द क्वेश्चन तिशानी दोषी इज पोजिंग। यू नो, मेनी पीपल मेक फन ऑफ पीपल जो क्लाइमेट चेंज करते रहते हैं, बट अगर धरती ही नहीं होगी तो बाकी सब कैसे होगा। आपने इतनी बार पढ़ा होगा एसएसटी में, इंग्लिश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एकेडमिक टर्म बन के तो नहीं रहना चाहिए ना। आवर डेवलपमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड। वी शुड नॉट बी जस्ट टेकिंग अवे द अर्थ्स रिसोर्सेज एंड थिंकिंग कि हाँ हम तो इस दुनिया के रूलर्स हैं। नेचर को मदर नेचर बोला जाता है फॉर अ रीजन, एंड दिस इज अक्रॉस कल्चर्स बोला जाता है नेचर को मदर नेचर, क्योंकि वो हमें नर्चर करती है। एवरीथिंग दैट वी नीड टू स्टे अलाइव इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर। धरती नहीं होती तो ह्यूमन रेस कैसे होती, स्काईज नहीं होते, पानी नहीं होती तो ह्यूमन रेस कैसे होती, फ्रूट्स नहीं होते, वेजिटेशन नहीं होती तो ह्यूमन रेस कैसे होती। आप खुद सोचो, और हम उसी चीज को हर्ट करने में लगे रहते हैं। कितनी अजीब बात है। Author critiques the short but destructive impact of human civilization on the planet, particularly through climate change. तो मैंने जो आपको अभी explain किया है, human civilizations only exist करी हैं for a paltry 12,000 years, सिर्फ 12,000 years के लिए exist करी हैं, which is barely a few seconds on the geological clock. Barely a few seconds sir, यहाँ पे 12,000 साल की बात हो रही है। भाई as I said, the earth is approximately 4.5 billion years old. तो उसमें 12,000 साल are like a few seconds in comparison. इस brief time में हमने एक रकस को क्रिएट कर दिया है, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर सिटीज एंड मेगा सिटीज कि भाई ये स्काई स्क्रेपर बना डालो, ये कर डालो, डस्ट फैल रही है, हमें पोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट इज व्हाट वी नीड एज ह्यूमन बीइंग्स। डोंट यू सी हाउ अब्सर्ड दिस ऑल साउंड्स। यू नो, जब मैं क्लास 12 में था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं क्लास 12 में था मुझे चैप्टर लगता था क्या बोल रहे हो, हमें तो प्रोग्रेस करना चाहिए। यू नो, वी शुड ऑलवेज बी एडवांसिंग एंड एडवांसिंग एंड एडवांसिंग। यू नो, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस क्लास 12 वाज 6 years ago, एंड रिसेंटली पिछले 3 सालों में मेरे पर्सपेक्टिव्स बहुत बदल चुके हैं। अगर इंसान ढंग से सांस नहीं ले सकता एक ऐसे शहर में जहां पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अगर एक इंसान सही से पानी नहीं पी सकता, ना पानी ढूंढ सकता है, अगर एक इंसान के खाने में मिलावट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो फिर इस डेवलपमेंट का आप सच में सोचोगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ऑल।
लेकिन एक पॉइंट है आपका स्पीड सीरीज में होने का, और वो है अच्छे नंबर लाना क्लास 12 इंग्लिश में। और अगर आप उस पॉइंट को फर्दर लेके जाना चाहते हो, यू आर वेरी वेलकम टू जॉइन ग्रैंड कैट्स प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स। यस गाइस, प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स बेस्ट रिसोर्स है क्लास 12 इंग्लिश का। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट देख लेना। लेकिन इसमें आपको मिलने वाले हैं मेरे बनाए हुए नोट्स, मेरे बनाए हुए माइंड मैप्स, बहुत ही बेहतरीन हर एक चीज के लिटरेचर में। राइटिंग स्किल्स के भी लेक्चर मिलेंगे, आरसी के भी लेक्चर्स मिलेंगे, लिटरेचर के भी सेक्शन मिलेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक चीज की। तो आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे आपको जो रिकॉर्डेड हैं, और लाइव ट्रेनिंग भी कराते हैं हम आपकी। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है जिसमें नैरेटिव टेक्निक्स, पैरेलल क्वेश्चन, सबकी आंसर की सब कुछ कवर्ड है। पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है, और इतनी बढ़िया स्ट्रेटजीज मिलने वाली हैं व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू एंड बी पर्सनलाइज्ड फॉर यू। यस गाइस, आप एक कोर्स ज्वाइन करो, स्टडी प्लान रिक्वेस्ट करो, आपको स्टडी प्लान भी मिलेगा। हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, या फिर आप हमारी ग्रैंड कैट की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्स फॉर दैट आर आल्सो इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तिशानी दोषी यहां पे कह रही है ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट हैज लेड टू बैटल्स ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज दुनिया के लिमिटेड हैं, तो कंट्रीज उसके लिए फाइट करेंगी, लोग उसके लिए फाइट करेंगे, कंट्री के अंदर स्टेट्स फाइट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोल जैसी चीजें, ऑयल, नेचुरल गैस, इन चीजों को बर्न करते हैं हम फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू बी देयर। इस चीज से एक ब्लैंकेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बिकॉज उनकी बर्निंग से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है जो पूरे दुनिया में फैल जाती है, स्लोली रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। सो ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, उसकी वन ऑफ द मेन कॉजेज यही है। ऑथर स्टेट करती हैं तिशानी दोषी कि अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट। क्रूशियल मतलब एक ऐसी चीज जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करनी चाहिए, बिकॉज इट होल्ड्स 500 million year old carbon records in its ice cores and has never sustained a human population, making it a pristine place to study the environment. याद रखना है, जो फॉसिल एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल्स की, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जो 300 मिलियन ईयर से एक चीज में स्टोर्ड है, और वो हम अभी यूज कर रहे हैं। रिमेंबर दैट। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, द मोर वी टेक इट आउट, वो ऑब्वियसली कम होती रहती है। लेकिन अंटार्कटिका में हमने अभी तक ये चीज नहीं करी है। तो जब हम अंटार्कटिका में जाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक हम टाइम मशीन लेके पास्ट में चले गए हैं, बिकॉज यहां के जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, मतलब 500,000 ईयर्स अगो के वहां पे आपको कार्बन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे उसके आइस कोर्स में। और कभी भी वहां पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हुई है, वहां पे सिविलाइजेशन इतनी डेवलप ही नहीं हुई, तो उसकी एक्सट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट कभी पड़ी नहीं, बिकॉज वहां पे कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर लोगे जहां पे लोग ही नहीं रहते, मेकिंग इट अ प्रिस्टीन, वेरी क्लीन, अनइंटरप्टेड, प्योर प्लेस टू स्टडी द इन्वायरमेंट। बिकॉज अगर आप यहां के कार्बन रिकॉर्ड्स को कंपेयर करोगे विद द कार्बन रिकॉर्ड्स दैट वी सी इन आवर वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ अंटार्कटिका, आपको पता चलेगा हमने कितनी डैमेज कॉज कर दी है। और जब वो इतने पुराने आइस कोर्स को देख के ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, उन्हें पता चलता है कि इतने टाइम पहले एयर कितनी क्लीन होती थी, कितना ज्यादा कम उसमें CO2 था कंपेयर टू टुडे, जहां पे फॉसिल फ्यूल्स के बरने से एंड अदर रीजंस की वजह से इतना ज्यादा CO2 दुनिया में फैल चुका है, दस मेकिंग इट अ वार्मर क्लाइमेट। अब आप पूछोगे सर ये अंटार्कटिका गई क्यों, व्हाट वाज द रीजन? सो अब हमें मिलती है इंट्रोडक्शन इन द स्पीड सीरीज अबाउट द प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस, व्हिच एम्स टू एजुकेट future policy makers about the planet's fragility. So the only reason that Tishani Doshi is there and that she is able to explain all of these things, which is because of her experience in Antarctica, is because she was part of a program जिसका नाम था Students on Ice. Students literally ice पे चलें basically, which aims to educate future policy makers about the planet's fragility. I have been part of many public policy के cohorts, तो उसमें experiential learning बहुत ज़्यादा focus होता है उस चीज़ पे कि अगर आप public policy में जाना चाहते हो, you want to influence how the world governs itself and how governments introduce policies, you should actually know that the policies that you are trying to draft, ये किसके लिए हैं। आप उनकी जिंदगी के झलक देख के नहीं पॉलिसी बना सकते, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। आपको जानना है फॉर एग्जांपल एक ऑप्रेस्ड क्लास एक पर्टिकुलर कंट्री में कैसे जीती है, आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्रीज तो देखनी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर आप उनकी कम्युनिटी में जाके 1-2 दिन बिताते हो तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो किसी और को नहीं मिल सकते अगर वो उधर जाके वो सेम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। मेरे एक दोस्त हैं, उनका यूट्यूब चैनल है पैसेंजर परमवीर, वहां पे आपके देखना वो कैसे अलग अलग जगहों में ट्राइब्स के साथ दिन बिता के आए हैं और उसमें देखना कितना फर्क
अलग दिखता है आपको जब एक इंसान एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जाके रहता है. द ऑथर वाज इन अंटार्कटिका एज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम व्हिच टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली यहां पे अंटार्कटिका, टू फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, टू गिव देम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट. एज यू नो वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड. क्लीन एयर फॉर ग्रांटेड लेते हैं भाई. इतनी सारी शहर हैं जहां पे सर्टन मंथ्स में मतलब टॉक्सिक एयर बन जाती है क्वाइट लिटरली. एक बेसिक सी चीज लाइक बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार समवेयर, दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड. छोटी छोटी चीजें आपको जो नॉर्मल लगती हैं वो लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है. एंड एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में, अच्छी धूप, स्टेबल अच्छा क्लाइमेट, ट्रीज, लीव्स, ये सारी चीजें इतनी इंट्रिंसिक हैं टू आवर एक्सपीरियंस एज ह्यूमन बीइंग्स. पक्षी जो धीरे धीरे शहरों को छोड़ के जा रहे हैं, they calm us down when you listen to a bird when you're stressed, but then a bird flies by, maybe sits near you, your brain immediately feels calm. क्योंकि आई थिंक समवेयर यू थिंक अच्छा ये एरिया सेफ है, अगर यहाँ पे बर्ड आ गई है तो आपका नर्वस सिस्टम भी काम हो जाता है. लेकिन यू नो फॉर द परसूट ऑफ डेवलपमेंट वी आर क्वाइट लिटरली टेकिंग what makes the world a beautiful place away from the world. ठीक है, टू फॉस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट. जब तक आप प्लैनेट की कदर नहीं करोगे, यू विल नॉट रियलाइज द प्रिविलेजेस यू हैव ऑन दिस प्लैनेट. आप उसे कभी भी इज्जत से नहीं देख पाओगे. द प्रोग्राम्स फाउंडर जियोफ ग्रीन गॉट टायर्ड ऑफ टेकिंग सेलिब्रिटीज एंड क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. उन्हें लगता था यार मैं लोगों को अंटार्कटिका लेके जा रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज को लेके जा रहा हूं, वहां पे तो ये लोग फोटो ऑपी करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं देखो मैं अंटार्कटिका पहुंच गया हूं. फॉर देम अगर हम देखें, इट माइट बी लाइक ओ देखो इट्स अ कूल एक्सपीरियंस, आई एम हियर. और टेकिंग क्यूरियोसिटी सीकर्स, मतलब लोग जो सिर्फ अंटार्कटिका इसलिए जा रहे हैं बिकॉज उन्हें थ्रिल चाहिए ऑफ बीइंग इन अ न्यू प्लेस. वो कहते हैं ये लोग उधर जाके कुछ लर्न नहीं कर पाते तो वो धरती के क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम में कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, दुनिया को वापस कुछ नहीं दे पाएंगे फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. दे विल सिंपली जर्नल अबाउट इट और शो ऑफ अबाउट इट एंड एवरीथिंग इज जस्ट लिमिटेड टू दैट. लेकिन वो कहते हैं अगर हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाएं जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, गवर्नमेंट्स में जाएंगे, लॉयर्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, पब्लिक पॉलिसी में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनेंगे, ये एक्सपीरियंस उनके लिए होना चाहिए. बिकॉज अगर वो ऐसी यंग एज में इस चीज को रियलाइज कर लें जो हमने अभी तक डिस्कस करी है तो वो दुनिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है. जब तक हम इन चैलेंजेस को पॉलिसी लेवल पे नहीं टैकल करेंगे तो ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी. जब तक आप एजुकेट ही नहीं करोगे पॉपुलेशन को ये छोटी छोटी चीजें कैसे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, प्लास्टिक की यूसेज से क्या होता है, तब तक पीपल विल रिमेन इग्नोरेंट. सो इट इज द जॉब ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स टू चेंज दिस एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जियोफ ग्रीन क्रिएट करते हैं. ये 2 मार्कर आ सकता है. Another 2 marker that is very probable in this chapter is actually the one at the beginning कि कैसे उन्होंने वो जर्नी ली, कैसे वो पहुंची अंटार्कटिका, और वो भी एक कॉमन क्वेश्चन है. बाय द वे स्पीड सीरीज में जब भी आपको ये मिलते हैं ना माय डियर चैंपियंस, ये सारे एनसीईआरटी के टर्मिनोलॉजी, भाषाएं, लाइंस होती हैं, तो एक नोट जरूर ले लेना स्पीड सीरीज में इन चीजों का. ही ऑफर्स दिस प्रोग्राम टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एट एन एज वेयर दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट. तो ऑब्वियसली मेनी लोग इनमें से अगर इधर जा रहे हैं दे विल बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इन गवर्नेंस, इन एनवायरमेंट. तो यहाँ पे जियोफ ग्रीन कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये प्रोग्राम उन लोगों को ऑफर करेंगे ऐसी एज पे जहां पे दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट. जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना आपके ओपिनियंस बहुत सॉलिडिफाई हो जाते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो दिस थिंग ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, यू नो यू कैन रीड मोर अबाउट इट. वैसे ये लेक्चर बड़ा टेक्निकल हो चुका है, आई डोंट वांट टू मेक इट बायोलॉजिकली टेक्निकल नाउ. बेसिकली ब्रेन का एक फीचर मान लो आप, ठीक है, वेयर इट कैन शेप इटसेल्फ एंड टिल द एज ऑफ 25 फॉर मोस्ट पीपल न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत हाई होती है. दैट मींस लिटरली इन मेनी वेज यू कैन शेप योरसेल्फ टू द पर्सन यू वांट टू बी. दैट डजंट मीन इट्स इम्पॉसिबल आफ्टर दैट एज, बट इट्स जस्ट मोर लाइकली टू हैपन व्हेन न्यूरोप्लास्टिसिटी इज ऑन योर साइड. बट वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर रेडी टू एक्ट. बेसिकली जितने आप यंग होते हो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन योर इमोशनल एंथुजियाज्म एंड हाउ यंग यू आर. बिकॉज यू नो जैसे जैसे लोग ग्रो होते हैं उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, दे सॉर्ट ऑफ लूज ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स. तो वो कहते हैं इस एज में दे कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग. और अगर उन्होंने ये कोर पैशन अपनी जिंदगी में जल्दी बना लिया, फ्यूचर में जाके दे विल रियली बी एबल टू मेक चेंजेस. प्रोग्राम का सक्सेस इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू बी नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय द विजिबल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग. वो कहते हैं जब हम उधर जाते हैं अंटार्कटिका में और हम उसे एक फ्रोजन प्लेस को इमेजिन करते हैं, लेकिन वहां पे अब हम देख रहे हैं अंटार्कटिका में भी इतनी आइसोलेटेड जगह में जहां पे कार्बन रिकॉर्ड्स अभी भी ठीक हैं, वहां पे भी ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है उधर, और आइस शेल्स गिर रहे हैं, पानी बन रहा है उधर इन मेनी वेज. तो ये आपको अफेक्ट जरूर
जरूर करेगा। अगर अंटार्कटिका जैसे रीजन में जहां पे ह्यूमंस रहते ही नहीं है, सिविलाइजेशन ही नहीं रहती, इफ आई हैव टू से दैट, देन वहां पे अगर इतने चेंजेस हो रहे हैं नियर द साउथ पोल, तो फिर बाकी दुनिया में क्या हो रहा है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी मिलियंस बिलियंस में है और वो कंपाउंड हो रही है। आप खुद सोचो। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ध्यान से सुनना। तिशानी दोषी एग्जांपल यूज करती हैं फाइटोप्लैंक्टन का टू इलस्ट्रेट हाउ स्मॉल चेंजेस कैन हैव बिग ग्लोबल रेपरकशंस। सिमिलर चीज होती है बटरफ्लाई इफेक्ट, जहां पे छोटी छोटी चीजें, ठीक है, आपकी जिंदगियों में बड़ी बड़े चेंजेस मेक कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉफी शॉप में बैठे हो, कोई आपसे बात करना शुरू कर देता है और नॉर्मल सी बात होती है, बट आप दोस्त बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑन इन द फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी दोस्ती इतनी बढ़ गई, बिजनेस कर रहे हो आप, और आप दोनों बिलियनियर्स बन जाओ फॉर एग्जांपल। और अगर उस दिन आप उस कैफे में नहीं होते तो आप उससे मिलते ही नहीं। एक इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी चीज बन सकती है। सिमिलर पर्सपेक्टिव से हम फाइटोप्लैंक्टन को देखने वाले हैं। अंटार्कटिका का सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उधर इतना फ्लोरा फोना है ही नहीं, मेक इट द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी कैसे स्मॉल चेंजेस बिग रेपरकशंस, रेपरकशन मतलब इंपैक्ट इन अ नेगेटिव वे मोस्टली। द ऑथर हाइलाइट्स हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन व्हिच आर द ग्रासेस ऑफ द सी एंड द फाउंडेशन ऑफ द सदर्न ओशंस फूड चेन कैन हैव। अब आप बोलोगे सर फाइटोप्लैंक्टन की क्या इंपॉर्टेंस है? ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, मतलब पूरे प्लांट में सिर्फ एक लिविंग सेल होता है और ये सन की एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या है। बेसिकली वाटर, सनलाइट एंड विद क्लोरोफिल दे कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द लाइट थ्रू वाटर, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। ठीक है, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए, बिकॉज आई वांट दिस टू बी अ लेक्चर जहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके जाओ। ठीक है, यही चीज और ज्यादा आपको प्रोमैक्स कोर्स में भी मिल जाएगी। बाय द वे, साइंटिस्ट वार्न दैट द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन। बेसिकली हमारे धरती के अराउंड एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, एंड जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती पल्यूट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, ये अफेक्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से द लाइव्स ऑफ ऑल मेरीन एनिमल्स, मतलब जो सी में रहते हैं, अफेक्ट हो जाएंगी। और अगर सारे मरीन एनिमल्स की जिंदगी अफेक्ट हो गई तो ये ग्लोबल कार्बन साइकिल को पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा, इंपैक्ट कर देगा। वो इमेजिन करो, फाइटोप्लैंक्टन यहां पे पूरे फूड चेन का फाउंडेशन है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन को ही हार्म कर रही है। अगर ये अफेक्ट हो गए तो जो मरीन एनिमल्स इनको खाते हैं वो सफर करेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, and thereby the entire Earth's carbon cycle, which is basically the Earth's way of breathing in a sense, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वो ही खराब हो जाएगा। तो यहां पे फिर वो इस सिचुएशन के बारे में कहती हैं, ग्रेट मेटाफोर आ जाता है हमारी जिंदगियों के लिए एंड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सिचुएशन एज वेल। अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू करेंगे, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, हर दिन जो भी हम रिसोर्सेज डाल रहे हैं, धीरे धीरे उनको कंज्यूम करो, गाइडेंस को लो, रिसोर्सेज लो और धीरे धीरे जो बिग थिंग है ऑफ योर क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, वो इवेंचुअली आप कॉन्कर कर लोगे। यहां पे वो कह रहे हैं अगर हमने फाइटोप्लैंक्टन जैसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लिया होता तो इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज की हम बातें कर ही नहीं रहे होते। सो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड देन द बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। बिकॉज व्हाट आर बिग थिंग्स माय डियर चैंपियंस? दे आर जस्ट स्मॉल थिंग्स पुट टुगेदर इन अ कंटेनर टुगेदर। द होल यूनिवर्स is just atoms and every single one of you is a Grand Guide champion. The author's most profound moment as a part of the Students on Ice program is जब वो ओशन पे चलती हैं। आप बोलोगे सर ओशन पे कोई कैसे चल सकता है? देख लो यार, which connects all her experiences and leaves her with a sense of hope for the future. The author's most significant experience या epiphany क्या होता है? एक realization जो strike करती है आपको, occurs just short of the Antarctic Circle, मतलब अंटार्कटिक सर्कल से थोड़ा सा पहले, when the vessel gets wedged in ice, जहां पे वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो आइस में फंस जाती है। The captain instructs everyone to walk on the ocean, revealing a meter thick ice pack beneath, which is 180 meters of salt water, मतलब 180 meters of salt water जम चुका है, इतना डीप है वो आइस और उस पे ये लोग चल के जा रहे हैं। इधर उनको रियलाइजेशन होती है कि सब कुछ कनेक्टेड है। देखिए फाइटोप्लैंक्टन कैसे अफेक्ट हुआ, फिर मरीन एनिमल्स कैसे अफेक्ट हुए, फिर उसका क्लाइमेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, और देखो 180 मीटर्स इतना सारा जम गया और अब हमें एज ह्यूमन बीइंग्स इसके ऊपर चल के जाना पड़ रहा है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever.
Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a revelation. एक चीज जो हमें जिंदगी ने रिवील करके दे दी, some external force came and revealed it to us, basically is what she's saying. Everything does indeed connect. वो ये रियलाइज करती है जिस पे वो चल रही है, उन्हें लग रहा है तो स्टिल है, लेकिन उसके नीचे 180 मीटर्स तक लिविंग सी वाटर है जिसके अंदर पूरे इकोसिस्टम सपोर्ट हो रहे हैं। इस आइस के ऊपर क्रैब ईटर सील्स बैठती हैं और सन लेती हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स इन सम अदर एरिया शेड लेते हैं ट्री के नीचे बैठ के, व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंडेमियन वाली पोम। एंड दिस मेक्स अस रियलाइज सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। दुनिया की हर एक लिविंग चीज या हर एक कंपोनेंट कैसे एक अलग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देता है और उसकी लिविंग को सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है। एंड थिंग्स सच एज डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट सेक, हार्मिंग द अर्थ विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इफेक्टिवली डैमेज दिस इंटरकनेक्टेडनेस। द ऑथर नोट्स दैट एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। इस जर्नी में उन्होंने काफी टाइम जोन्स और इकोस्फीयर्स को क्रॉस करा, एंड शी इज स्टिल लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द प्लैनेट्स डेलिकेट बैलेंस. However, after spending 2 weeks with teenagers who still have the idealism to save the world, she concludes that while a lot can happen in a million years, what a difference a day makes. यहाँ पे वो 2 weeks बिताती हैं with teenagers who still have the idealism to save the world. Idealism की वो सोचें ऐसी आइडियल चीजें कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, और उस आइडियलिज्म में एक ब्यूटी भी होती है. There is obviously an innocence वाला aspect to it कि they think that you know they have the ability to do so many things, लेकिन उसमें ब्यूटी भी है because it shows genuine care. It shows that somebody is motivated enough to do something about the world. She concludes that while a lot can happen in a million years, जैसे गोंडवाना के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से सारे ये सब हो गए, इकोसिस्टम पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं अभी तक लेक्चर में. While a lot can happen in a million years, what a difference a day makes. क्योंकि इस दिन उन्होंने क्या क्या लर्न कर लिया, इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या लर्न कर लिया, स्पेशली जब वो उस फ्रोजन आइस के ऊपर चल रही थी. That day itself taught her so much. Millions of years में कितने सारे चेंजेस हो गए, that is something we cannot control. But if we spend a day such as you're spending on this lecture, a few hours actually realizing what is at stake, oh what a difference a speed series lecture makes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर चैंपियन, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दी जा सकती है. That was the chapter guys. अभी भी की vocab दे रहा हूं मैं. बेसिकली जो भी शब्द यूज की गए हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर देते हो, जो एनसीईआरटी में है, ये शब्द है, ये एक्सप्लेनेशन है, और यहां पे आपको एनसीईआरटी का एग्जैक्ट कोट मिल जाएगा. ये हो गया, ये हो गया, प्लीज इसे एक बार देख लेना. द सेम थिंग इज हियर. ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ने वीव टुगेदर किया है, वो एक साथ लाया है अ पर्सनल ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग का क्या मतलब है कि वो ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने जर्नल मेंटेन करा, या फिर वो अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस बता रही हैं. एक जियोलॉजिकल लेसन एंड एन अर्जेंट एनवायरमेंटल वार्निंग, जो तीनों चीजें हमने इधर एक्सप्लोर कर ली हैं इस चैप्टर के जरिए. मतलब वॉयज टू अंटार्कटिका एक पावरफुल एक्सरसाइज है इन गेनिंग पर्सपेक्टिव, जहां पे ह्यूमन टाइमलाइन श्रिंक कर देती है टू अ मेयर आफ्टर थॉट इन द फेस ऑफ द प्लैनेट्स वास्ट हिस्ट्री. क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखें और ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखें, सो इट इज लाइक फ्यू सेकंड्स ऑन द क्लॉक. ठीक है, बाय प्लेसिंग अस इन अ वर्ल्ड जहां पे ह्यूमन मार्कर्स है ही नहीं, व्हिच इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स, नैरेटिव हाईलाइट करता है जो ह्यूमन बीइंग्स और सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट रहा है हमारी एनवायरनमेंट पे, और कैसे इकोसिस्टम्स आज एक फ्रैजिल बैलेंस में हैंग करते हैं. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इमर्ज करता है एज अ बीकन ऑफ होप, क्योंकि वो यंग लोगों को बताता है कि कैसे धरती इंपैक्ट हो रही है और कैसे हम पॉलिसी के थ्रू, एक्शन के थ्रू एक्ट करके चीजों को बदल सकते हैं इन मोर वेज देन वन. एक टैंजिबल एफर्ट बन जाता है, मतलब जो चीज एक्चुअली में चेंज मेक कर सकती है, टू इंस्पायर अ न्यू जनरेशन टू बिकम एनवायरमेंटली कॉन्शियस, कि वो इन चीजों को समझे, व्हिच इज व्हाट यू नो द करिकुलम इज ट्राइंग टू डू व्हेन इट इज टीचिंग यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. एंड जब मैं एज अ टीचर इसे एक्सप्लेन करता हूं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव इन टीचिंग यू दिस. होपफुली आई हैव डन जस्टिस टू इट. द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद अ ग्लोबल इंपैक्ट, वो एक मेटाफर है फॉर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ, जिस पे तिशानी जोशी कमेंट करती हैं. अल्टीमेटली जो तिशानी जोशी वहां पे एक्सपीरियंस करती हैं, especially on the ice, a walk on the very ocean that connects all continents, leaves her with a renewed sense of wonder and a firm belief कि चाहे हमारा past trapped हो आइस में, a future is still a choice to be made. What a difference a day can make, no matter what has happened in a million years. That is the sum up, the conclusion
the wrap up of Tishani Doshi's travelogue journey to the end of the earth. I hope you like this, my dear champions. अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब तो एक बनता ही है और लाइक जरूर कर देना. स्पीड सीरीज काफी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और क्लास 12 का हर एक, एंड यस आई मीन हर एक चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है. तो जाके अभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो. सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, हमारी ऐप चेकआउट करो, नोट्स चेकआउट करो और प्रोमैक्स कोर्स को जरूर चेकआउट करना. लिंक्स फॉर एवरीथिंग आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. दैट वाज द लेक्चर. I'll see you in the next one, and all right, till next time, keep winning, you champions.